हेलो, क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं आपका भाई प्रदीप राजपूत फिर से स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल PRGS क्लासेस पे। हम काफ़ी समय के बाद ये मेरी वीडियो आ रही है। कुछ ऐसे कारण थे जिस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। मेरे कुछ काम चल रहे थे। अब ये वीडियो लगातार आएंगी, ठीक है। और फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल PRGS क्लासेस पे। जैसे कि हमारे जो चल रहे थे टॉपिक चल रहे थे, हमारे जो चैप्टर था राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके जो हमारे टॉपिक चल रहे थे वो आज हम टॉपिक जो बचे हुए हैं, हमारे जो आर्टिकल्स बच रहे थे उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमने जो जो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, जो हमारी पहली वीडियो है, हमने उसमें आर्टिकल 42 तक अच्छे से पढ़ लिया था। जो भी ये मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है तो वो पीछे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे जा सकता है। मैं चाहे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उन वीडियो को भी देख लें। और भैया फैला दें अच्छे तरह से, बढ़िया करके फैलाओ यार इस वीडियो को, ऐसे कैसे काम चलेगा। सब्सक्राइब कराओ चैनल को जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो इसी बार फिर, और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल 43 से लेके आर्टिकल 48 तक हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बाकी जो आर्टिकल रहेंगे 51 तक वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि काफ़ी आर्टिकल्स आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। जैसे 43, 43A, 43B, 44, 45, 46, 47 और 48 ये आर्टिकल्स हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं हमारे ये आर्टिकल्स। तो हमारे क्या चल रहा था, हमारे DPSP, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ DPSP, चलो हिंदी में भी लिख देते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ये बोर्ड काफ़ी समय से मैंने रफ नहीं किया था, तो ये इस पे चिपक गई है इनकी, इसको पानी से साफ करना पड़ेगा लग रहा है। अभी फिलहाल ऐसे ही कर लेते हैं। तो आज हम जो आर्टिकल पढ़ने वाले हैं वो आर्टिकल हैं, आज हमारे जो आर्टिकल्स हैं, आज हम आर्टिकल पढ़ेंगे 43 का जो है हमारा कै, 43 ख, 44, आर्टिकल 45, 46, 47, 48। तो ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग भी होने वाली है, पर आप इस वीडियो को सही से देखेंगे और सही से समझेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो बनने वाली है। और ये ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमेशा ही हमारे एग्जाम में, चाहे कोई से भी एग्जाम हो जहाँ पॉलिटी पूछी जाती है, जहाँ राज्य व्यवस्था हमारी किसी भी एग्जाम में, कंपटीशन वाले एग्जाम में आती है, वहाँ ये बातें पूछी जाती हैं हमारी, ठीक है। तो हम इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं। अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 43। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको लिख देता हूँ, फिर आपको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब हमारे 43 में क्या कहा गया है, राज्य के उद्योगों में में कार्य के अवसर और निर्वाह जानते हैं आप, मजदूरी, ठीक है। आर्टिकल 43 में ये बात कही है। मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा, निर्वाह का मतलब भी समझाऊंगा अभी क्या निर्वाह का मतलब क्या है। अब आर्टिकल 43 क्या लिख लेते हैं, जो कामगार हैं, कामगारों की उद्योगों में भागीदारी, ठीक है। ये जो है हमारी आर्टिकल, ये जो जोड़े गए 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है, ठीक है। और एक हमारा आर्टिकल आता है 43 है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जोड़ा गया था 91 में संविधान संशोधन द्वारा 2011 में, ये करंट का जोड़ा गया है। इसमें क्या है,
इसमें जो है हमारे क्या है 91 है ना, ये 91 CA 2011 में ये जोड़ा गया था। इसमें जो आपने सुना होगा सहकारी समितियां जो होती हैं, कारी के प्रबंधन और भागीदारी को बढ़ाना। तो अब हम आर्टिकल 43 देखते हैं। आर्टिकल 43 जो हमारा कहता है, जितने भी राज्य के उद्योग होंगे, राज्य के उद्योग मान जानते हैं, जो भी राज्य उद्योग लगाता है, जैसे वो चाहे स्टील इंडस्ट्री हो, कोई सी भी इंडस्ट्री हो, कोई भी कारखाना हो जो राज्य खुद लगाता है, अपने अंडर में लगवाता है, जिसमें 51% जो हिस्सेदारी होती है वो किसी भी सरकार की, राज्य सरकार की होती है, वो उसे हम कह सकते हैं राज्य का उद्योग। तो उनमें क्या करेगा, वो जो वहाँ के नागरिक हैं उनको अवसर देगा सबसे पहले, और उस उद्योग में कम से कम उतनी मजदूरी दी जाएगी जितनी एक आदमी को उसके निर्वाह जीवन जीने के लिए, निर्वाह मतलब समझते हैं एक आम जिंदगी जीने के लिए, एक उसकी रोटी पानी कपड़े और उसकी ज़रूरतें पूरी की जा सकें। आजकल तो ज़रूरतें बहुत ज़्यादा होगी। पहले क्या कहा जाता था कि सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ही व्यक्ति की जरूरत थी, पर आजकल तो अब सब जानते होंगे ज़रूरतें बढ़ गई हैं। फ़ोन की भी ज़रूरत बढ़ गई है, आजकल तो फ़ोन भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए भाई। जब फ़ोन अच्छा है तो इंटरनेट भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, ठीक है, कार भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, कूलर भी चाहिए। तो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं एक निर्वाह ज़िंदगी जीने के लिए, पर बेसिक क्या है, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ें जो बेसिक मानी जाती है एक निर्वाह ज़िंदगी के लिए। तो वो ज़िंदगी, वो चीज़, इतनी चीज़ें अफोर्ड कर सके, इतनी चीज़ें ले सके, उसे ही हम निर्वाह मजदूरी कहेंगे, ठीक है। तो वो मिलनी चाहिए। ये हमारे आर्टिकल 43 में ये बात हमारी कही गई थी। अब हमारे आर्टिकल 43 ख में क्या कही गई है भाई, जब कामगार किसी इंडस्ट्री में, किसी उद्योग में काम कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो वो अपना खून पसीना करके उससे भाई उद्योग को बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे हैं। जब बढ़ा रहे हैं तो भाई उसमें उनकी भी थोड़ी भागीदारी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम आपको सैलरी की जगह आपका कुछ सैलरी का कुछ पार्ट रखेंगे, और जो उस पार्ट का हम क्या करेंगे, अपने ही इंडस्ट्री में उसको लगाएंगे और उसके हम आपको शेयर देंगे। आप समझ सकते हैं, शेयर दे समझ सकते हैं, आप हिस्सेदारी समझ सकते हैं। अब क्या होगा, उन उद्योगों में वे भी 1-2% के हिस्सेदार होंगे, तो उससे क्या होगा, एक तो उनमें उस इंडस्ट्री के प्रति अपना कह सकते हैं कि वो चीज़ को अपना मजदूर क्या समझेंगे, वो अपनी चीज़ समझेंगे और अपनी चीज़ समझ के कार्य करेंगे। तो कार्य भी अच्छे से करेंगे, गवर्नमेंट भी दिमाग से काम ले रही है, तो काम भी अच्छे से करेंगे और उनसे मजदूरों को भी फायदा होगा, क्योंकि भाई उनके पास भी वे भी एक हिस्सेदार, एक पार्टनर कह सकते हैं। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी, वो क्या कहता है, चंदन में पैसे नहीं मांगता, वो 2% हिस्सेदारी मांगता है। क्यों, वो लेवल में आना चाहता है, क्योंकि वो झुकेगा नहीं, पुष्पा है ना, तो इसलिए झुकेगा नहीं, ठीक है। तो इसी वजह से उनको क्या कर रहे थे, गवर्नमेंट क्या करा कि उनमें उसको क्या कर दिया गया कि जो अब मजदूरों क्या होगी, उद्योगों में हिस्सेदारी कर दी गई, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करा गया, मजदूरों की उद्योगों में हिस्सेदारी दी जाने लगी। तो ये आर्टिकल 43 ख में कहा गया हमारा। आर्टिकल 43 सॉरी क्या था, ये आर्टिकल 43 क्या है, और ख में क्या कहा गया है, ख में कहा गया है, ये हमारा आर्टिकल 91 2011 में लाया गया था संविधान संशोधन करके। जो भी सरकारी समितियां हैं, सरकारी समितियां आप जानते होंगे, मैंने पीछे ही पढ़ाया था, सरकारी समितियां कुछ लोग इकट्ठा होकर एक समिति बना लेते हैं, कुछ पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और कुछ गवर्नमेंट देती है और कोई अपना कह सकते हैं रोजगार चला सकते हैं, उसे सहकारी समिति कहते हैं। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इंडिया में जो है अमूल डेयरी है। आप सब जानते होंगे अमूल सबसे भारत की सबसे बड़ी एक सहकारी समिति द्वारा बनाई गई एक इंडस्ट्री कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सरकारी समितियों का प्रबंधन में को बढ़ावा देने की बात, उसकी भागीदारी बढ़ाना, उसमें दक्षता बढ़ाना, ये सब आर्टिकल हमारे कहाँ कही गई है, आर्टिकल 43 ख में ये बात कही गई है, ठीक है। तो ये सब आर्टिकल थे। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। अपने नेक्स्ट आर्टिकल तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, आप सभी को एकदम लिखते ही समझ में आ जाएंगे उनमें क्या क्या है। भाई आर्टिकल तो बहुत ही सिंपल है और मैं आर्टिकल ये सारे ही साथ में लिख दूंगा ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। ये आर्टिकल में इसमें कुछ है ही नहीं। आर्टिकल 44 जो है हमारा, आर्टिकल 44 क्या कहता है, समान नागरिक संहिता, ठीक है। आर्टिकल 45 क्या कहता है हमारा,
6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ये 14 से जो जोड़ा गया है, ये 14 से 6 से 14 वर्ष जो जोड़ा गया है, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसे जो कहते हैं ना 42वें संविधान संशोधन को एक कह सकते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं इसे। इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए, सबसे ज्यादा संशोधन इसी में कहे गए थे 42वें संविधान में संशोधन द्वारा। ठीक है, ठीक है। 46 में हमारा आर्टिकल 46, ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक सामाजिक जीवन को बढ़ाना, ये क्या गया है आर्टिकल 46 में। ठीक है, तो पहले हम ये आर्टिकल देख लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 जो है आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने, कोई सी भी स्टेट की सरकार है, उसने इसको आर्टिकल्स को कभी लागू नहीं कर पाई है। वो कभी भी इस आर्टिकल को कभी भी कोई सी भी गवर्नमेंट लागू नहीं कर पाई है। समान नागरिक संहिता, कई बार इसकी मांग उठी, कई बार हंगामे हुए, कई बार विवाद हुए, कई बार धरने हुए, कई बहुत लोग मरे, बहुत चीजें हैं, पर ये कभी लागू नहीं हुई। समान नागरिक संहिता से मतलब है कि पूरे देश में एक ही सिविल कोड लागू किया जाए। मतलब अब आजकल देखते होंगे आपने हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में सुना होगा, आपने मुस्लिम मैरिज एक्ट के बारे में सुना होगा, आपने हिंदू कोड के बारे में सुना होगा, आपने मुस्लिम कोड के बारे में सुना होगा कि जो कुछ नियम कानून क्या है वो हिंदुओं के हिसाब से बनाए जाते हैं, कुछ नियम कानून मुस्लिम के हिसाब से बनाए जाते हैं। क्या 3 तलाक जो था एक मुस्लिमों का विषय था, ऐसे हिंदुओं के कई सारे विषय। तो अब समान नागरिक संहिता नहीं है हमारे इंडिया में कि अपने हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से वो चलता है और मुस्लिमों के। तो अब क्या गवर्नमेंट के सिविल नागरिक संहिता में क्या है, सभी को शादी करी जाएगी तो सभी के लिए कानून सेम रहेंगे। तो ऐसा ही इसे ही सिविल क्या कह सकते हैं, हमारी सिविल नागरिक संहिता कही जाती है। ये हमारे इंडिया में लागू नहीं है। सबसे पहले बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, तो इसे कभी खाली इसी टॉपिक पे कभी लेके मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा। तो आज इतना ही समझ लीजिए कि सिविल नागरिक संहिता हमारे भारत में अभी भी लागू नहीं है। आर्टिकल 45 क्या कहता है? ये आपने आर्टिकल कई बार कई जगह सुना होगा। ये हमारे मौलिक अधिकार में भी आता है, आर्टिकल 21 में भी है। ठीक है, तो ये है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। आपने देखा होगा राज्य सरकार के बहुत सारे स्कूल चलते हैं, सरकारी स्कूल चलते हैं, उसमें क्या निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, मात्र बहुत कम पैसों पे। पैसे लिए ही नहीं जाते, पहली बात तो बहुत नाम मात्र के हैं, और ऊपर से पैसे दिए जाते हैं यूनिफॉर्म के लिए, खाना भी दिया जाता है उन्हें फ्री में, और यूनिफॉर्म प्रोवाइड करी जाती है, पैसे भी दिए जाते हैं। तो मिड डे मील आपने स्कीम सुनी होगी, वो भी गवर्नमेंट चलाती है, वो इसी के अंतर्गत चलाती है। आर्टिकल 6 से 40 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अंतर्गत जो दिया जाता है। हमारे आर्टिकल कौन से में? 45 में। हमारा 46 क्या कहता है? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, ये जो भी पिछड़े वर्ग के लोगों हैं उनके आर्थिक और सामाजिक विकास की बात की गई है। ठीक है, ये आर्टिकल आपने कई जगह देखा होगा, ये कई जगह आएगा, कई जगह। हमारे उद्देशिका जो है, हमारे प्रेम्बल जो है, उसमें भी इस बात को कहा गया है, हमारे मूल अधिकारों में भी इस बात को कहा गया है। ये अधिकार हर जगह रहेगी, ये हर जगह आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह, क्योंकि ये बेचारे बहुत पिछड़े थे, अब इनको ऊपर लेके जाना है। ठीक है, तो ये सब था। और आर्टिकल हमारे 2 आर्टिकल और बचे हैं, वो भी काफ़ी ईजी आर्टिकल है, पर काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और पियक्कड़ों के लिए तो खास कर। सॉरी, मजाक कर रहा था। आर्टिकल 47 जो है वो पियक्कड़ों से रिलेटेड ही है। क्या है? जितने भी नशीले पदार्थ हैं, पर प्रतिबंध। ठीक है, और आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 क्या भी है, या आप ए भी कह सकते हैं। 48 कहता है दुधारू पशुओं
की पर रोक। 48A में जो है ये क्या कह सकते हैं, आर्टिकल 48 पर्यावरण की रक्षा। ये आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है। इस टाइम विश्व का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वर्तमान में ये है पर्यावरण की रक्षा। आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग के कारण कितने दुष्परिणाम आजकल हो रहे हैं। कहीं भूकंप आ रहे हैं, आपने देखा होगा अभी फिलहाल में तुर्की में एक भूकंप आया था, बहुत तगड़ा, बहुत विनाशकारी, जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई। ऐसे ही आजकल देखो गर्मी का प्रकोप अभी से स्टार्ट हो गया है और हो सकता है इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी हो। बारिश का भी पता नहीं, बारिश हो ना हो। देखो अब क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये क्यों हो रहा है? हमने कोई पर्यावरण का अपनी रक्षा नहीं करी। हमने पेड़ों को बहुत अंधाधुंध काटा, बहुत अंधाधुंध इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, बहुत उद्योगीकरण किया। आज उसके दुष्परिणाम हमको भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। और पानी की समस्या बहुत कठिन आने वाली है कुछ टाइम में। तो उसी से रिलेटेड ये है। तो हमारा आर्टिकल पहले 47 देख लेते हैं। जितने भी नशीले पदार्थ हैं, आपने देखा होगा बिहार सरकार ने वर्तमान में क्या है, शराबबंदी कर रखी है। तो ये गवर्नमेंट का, अपने राज्य सरकार का मुद्दा है कि वो अपने यहाँ इस आर्टिकल्स को लागू करें ना करें। सबसे पहले मैंने बता दिया था आपको, ये आर्टिकल गवर्नमेंट के ऊपर कोई बाध्यकारी नहीं है। आप इनको लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। तो इसलिए कुछ गवर्नमेंट लागू करती है, कुछ नहीं करती है। पर आर्टिकल 47 जो कहता है जितने भी नशीले पदार्थ हैं उन पर राज्य सरकार क्या करेंगी, प्रतिबंध लगाएंगे, उन पर रोक लगाएंगे, ठीक है। सिंपल सी बात। आर्टिकल 48 क्या कहता है, जितने भी दुधारू पशु होते हैं, मतलब जो पशु दूध देते हैं, जैसे बकरी हुई, गाय हुई, भैंस हुई, जो भी दूध देते हों, उन पर क्या करी है, उनकी बलि पे रोक लगाई गई है। उनको उनके कह सकते हैं उनके मटर याद आ रहा है, उनकी जो बलि है उनकी आप हत्या नहीं कर सकते। ये आर्टिकल हमारे 48 में कही गई है। आर्टिकल 48 क्या ये जो है वो पर्यावरण से मुद्दा है, जो मैंने आप सभी को अभी बताया था। पर्यावरण बहुत बड़ा मुद्दा है इस टाइम पे। तो पर्यावरण की रक्षा की बात की गई है। ये सब बातें हमारी आर्टिकल 48A तक कही गई थी। आई होप, मैं मानता हूँ आपको समझ में आया होगा ये। और समझ में आ रहा हो तो भाई बार बार नहीं कहूँगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, चैनल को यार सब्सक्राइब कराओ। जब तुम सब्सक्राइब कराओगे जब भी कुछ अच्छा सा होगा, जब भी कुछ वीडियो में इंप्रूवमेंट होकर मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा यार, और ठीक है, और सब चीज़ अच्छी से होंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कराओ यार, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो यार, कमेंट भी करा करो, ठीक है। अच्छी लगे या बुरी लगे, जैसे भी आप कमेंट करके बताओगे, जब भी तो मैं कुछ इंप्रूव करूँगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।